यहाँ पूरा दिख रहा है क्या, बताना मेरे को एक बार। हाँ, देखो, जो चीजें अपन ने याद करी है अपन एक बार वो देख लेते क्या क्या है अपने पास में, है ना। सबसे पहला तो पार्ट अपने पास में ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास में होती है स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर्स हमारे पास में वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड से हमने डिफाइन कर दिया, हमें काफी है। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं कर पा रहे, हमें डायरेक्शन का भी जरूरत है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर में अगर डिफरेंशिएशन करने के लिए आता है तो स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिफाइंड यूजिंग मैग्नीट्यूड ओनली, वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज व्हिच विल रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, है ना। फिर स्केलर्स के लिए अपने पास में कुछ एग्जांपल्स थे, क्या क्या एग्जांपल्स थे स्केलर्स के लिए, टाइम था, मास था, है ना, जिसमें टाइम और मास में हमें जरूरत पड़ता है डायरेक्शन का, नहीं, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। वैसे हम जैसे आ गए वेक्टर क्वांटिटीज में, तो हमारे पास में एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, प्रेशर, ये सारी चीजें हमारे पास किस में आ गए, वेक्टर क्वांटिटीज। फिर हमने बोला कि भाई मोशन का मतलब क्या है। मोशन के लिए हमने क्या बताया, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन, क्या था मोशन का डेफिनेशन। हाँ, चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते थे हम लोग मोशन। चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। हमारे लिए मोशन क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और फिर ये जब हम लोग बोल रहे हैं कि चेंज ऑफ पोजीशन है, तो चेंज ऑफ पोजीशन को पढ़ने के लिए हमारे पास में था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और वही अगर हम बात करते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बोलते थे, या डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है या कितना आप ट्रैवल कर रहे हो एक स्टिपुलेटेड टाइम में, उसको हम क्या बोलते थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो ये हमारे जो दो है ये क्वांटिटीज कौन से, स्केलर, और ये दो उसी के कौन से है, वेक्टर्स। डिस्टेंस के लिए क्या था हमारे पास डेफिनेशन, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड का मतलब था डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट में क्या था हमारे पास में, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड वाज माय डिस्प्लेसमेंट। हमने उसमें एग्जांपल के तौर पे ऐसा बोला था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, ए बी सी, ये 3 है ये 4 है, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। और अगर मैं बात करूं कि भाई ए से बी, बी से सी गया है, तो डिस्टेंस कितना होगा, 7, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। फाइनल पोजीशन कौन सा था आपका, लास्ट, सी। इनिशियल कौन सा था आपका, ए। तो इसके अंदर अपना जो फाइनल और इनिशियल के बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो कितना है, पक्का। फिर इस पे हमने बोला था कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट के लिए और डिस्टेंस के लिए अगर सर्कुलर पाथ हो जाए तो क्या होगा, इसके क्वेश्चन हमको आते हैं। एक मिनट, जस्ट सेकंड।
अगर हम बात करते हैं सर्कुलर पाथ की, अगर मैं बोलूं कि सर्कुलर पाथ पे मेरे पास ए से लेके तो बी तक आ रहा है और ये हमारा सेंटर है, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ए से लेके बी तक के हाफ सर्कल, कितना सर्कल है, ए से लेके बी है हाफ सर्कल। यही क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार आया हुआ है पेपर में। अगर हाफ सर्कल है तो डिस्टेंस कितना, सरकमफरेंस का आधा, 2 पाई आर बाय 2, 2 पाई आर बाय 2, 2 और 2 कैंसल, तो क्या बचा सिर्फ 5। लेकिन वही अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट विल बी ए बी, जो कि क्या है, डायमीटर, मतलब कि ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये एमसीक्यू में आने के चांसेस बहुत अच्छे। अगर हाफ सर्कल ट्रेवल किया और रेडियस आर है तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज 2r। इसको और अच्छा क्वेश्चन बना के पूछना है तो रेडियस का वैल्यू 7 मीटर, तो बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 7 और 7 14 मीटर्स। चलो आगे। ये आपको ऑलरेडी पता था, ये हमने ऑलरेडी किया था। इसके अंदर बहुत सारे सिचुएशंस किए थे अपन ने, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है। अगर फुल सर्कल की बात करूं मैं तो सरकमफरेंस विल बी डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल विल बी पूरा सरकमफरेंस यानी 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। डिस्प्लेसमेंट विल बी, क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएंगी। आपने ए से स्टार्ट किया और वापस ए पे आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। हमें इसके अंदर एक और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट में था कि अगर ऐसा स्क्वायर रहा, ए से लेके बी, बी से लेके सी, सी से लेके डी, और ऐसा बोला कि भाई 7 मीटर का साइड है, क्या है, और 7 मीटर के लिए 10 मिनट का टाइम लेता है ट्रेवल करने का, ये आपका स्पीड है 7 मीटर्स पर मिनट। तो बताओ कि 60 मिनट्स के बाद कहां पे होगा, अगर ए से स्टार्ट करा है तो उसमें कैसा है हमारे पास में, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 कहां पे आएगा। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो 7 इंटू 60, कि 6 इंटू 7, 10 मिनट 7 मीटर, फिर 10 मिनट 7 मीटर, ऐसे 60 मिनट मतलब कि 6 बार 7 मीटर ट्रेवल करेगा, तो 7 इंटू 6 42 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये डायगोनल आपका डिस्प्लेसमेंट, जो कि किससे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। किससे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, तो AC का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 49 स्क्वायर रूट ऑफ 98 या फिर 7 रूट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही टाइप के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस यही बनते हैं। इसके बाद में क्या आता है हमारे पास में, स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर हम बात करते हैं स्पीड की तो हमारा फॉर्मूला क्या है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन, और हमको एक और बात पता है कि स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड इज स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। वैसे ही अगर मैं वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो बोलूंगा मैं स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। इसका मतलब क्या है हमारे पास में, ये अगर डिस्टेंस है ऊपर और इधर है टाइम, स्पीड बढ़ता हुआ स्पीड एंड ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सेकेंड वाले में बढ़ता हुआ स्पीड लेकिन कुछ इनिशियल स्पीड उसके पास, इनिशियल डिस्टेंस पे वो कोई तो है, एक पोजीशन है उसका ऑलरेडी जहां से वो स्टार्ट करेगा, जीरो पोजीशन या रेस्ट पोजीशन से नहीं, है ना। ये जो है ये रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट किया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, क्योंकि आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। और ये जो स्लोप है अपने पास में
ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में सेम, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम सम गिवन पोजीशन। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ होने की वजह से क्या होगा? एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगा या एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी बोलो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकता हूं मैं। वही अगर ग्राफ मेरे पास ऐसा रहा तो हम बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या डेफिनेशन था? इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म के लिए क्या था हमारे पास? इक्वल इन इक्वल। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या था? अनइक्वल इन इक्वल। फिर डिस्टेंस वर्सेस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में और एक टाइप था, क्या था ऐसा? इसका मतलब क्या है? उसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, जहां पर है वो वहीं पर रहेगा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, जिसमें अगर ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि टाइम एक्सिस को पैरेलल है, अगर टाइम एक्सिस को पैरेलल है तो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। फिर अगर हम लोग ऐसे बात करें कि हमारे पास में दो अलग अलग पोजीशंस के बारे में या दो अलग अलग कार्स के बारे में बताया गया है, ए और बी, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ, क्योंकि स्लोप ऑफ ए ज्यादा है स्लोप ऑफ बी, जिसका स्लोप ज्यादा उसका वेलोसिटी भी ज्यादा। ठीक है, अब आप मुझे स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन लिख करके दो पॉइंट्स, फिर मैं डिस्कस करता था। शॉर्ट स्पीड वेलोसिटी और वेलोसिटी एक्सेलरेशन। देखिए,
क्या आया पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन स्पीड और वेलोसिटी में? स्केलर और वेक्टर। उसके बाद हाँ, स्केलर वेक्टर, स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये निगेटिव नहीं होता, ये निगेटिव हो सकता है ना। और फॉर्मूला बोल दो आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। उसके अलावा डेफिनेशन कि एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, सॉरी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम, जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं वही आप बोल सकते हैं। अब स्पीड और वेलोसिटी में एक और चीज होता है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। नॉर्मल स्पीड के लिए क्या है हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही होता है। लेकिन एक फॉर्मूला और है हमारे पास एवरेज स्पीड का, जब हमें सिर्फ और सिर्फ स्पीड दी होती है, अगर डिस्टेंस और टाइम के बारे में नहीं बताया है और सिर्फ दो स्पीड्स के बारे में बताया है। ऐसा एक क्वेश्चन भी अपने को टेक्स्ट बुक पे, क्या कि भाई ए से बी जाने के लिए, ए से तो बी जाने के लिए अगर जाने के समय 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और आने के समय 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी? 50। गलत जवाब। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इसमें आएगा 2 × 60 × 40 अपॉन 40 + 60। देखो एक छोटा सा उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लो। जब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जाओगे तो आपको कम समय लगेगा, 40 किलोमीटर की स्पीड से आप आओगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा, बराबर। डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस जाने का भी सेम है, आने का भी सेम है। मान लो मैं मेरे हिसाब से कोई भी ले लेता, जैसे 120 किलोमीटर ले लिया, कितना ले लिया आपने, तो आने जाने में कितना लगा, 240 किलोमीटर, बराबर। अब जाने में समय कितना लगा, 2 घंटे। 60 का स्पीड है ना आपका, 2 घंटे में 120। आने के टाइम पे 3 घंटे, 40 का स्पीड, 2 और 3 कितने घंटे, 5। और टोटल आवर्स, टोटल किलोमीटर कितने हैं, 240। तो ये कितना हो गया, 48 किलोमीटर पर बराबर है। सर ये तो आपने आपके मन से डिस्टेंस लिया, आप कोई भी डिस्टेंस लो आपको यही आने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन का फॉर्मेट ही ऐसा है कि डिस्टेंस देने का जरूरत ही नहीं है। आप अगर कोई एक फिक्स डिस्टेंस के बीच में जाने का स्पीड कुछ और है, आने का स्पीड कुछ और है, या एक फिक्स डिस्टेंस को आप बोल रहे कि एक बार ये स्पीड से गए, एक बार दूसरे स्पीड से गए, तो स्पीड 1 स्पीड 2 अगर दो स्पीड्स है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है हमारा वो है 2s1s2 अपॉन s1 प्लस, इसका भी आंसर देखेंगे तो वही आएगा, कैसे, 2 6 = 12, 12 4 100 अपॉन 100। कितना आंसर आया, 48 किलोमीटर पर। आया समझ में? टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, सेम वैल्यूज है 40 और 60। आप पीछे चैप्टर के देखेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा आपको, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ही है एक्सरसाइज के अंदर। सेकंड थर्ड में नहीं है। अच्छा इसके अंदर आपको निकाल दिया क्या? पुराने बुक में था, नए बुक के अंदर अभी डायरेक्ट नहीं दिया। हाँ, और डिस्टेंस और टाइम अगर नहीं दिया है तो ये है फॉर्मूला। हाँ, तो 60 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल करेगा, लेकिन डिस्टेंस नहीं दिया है। तो आपका क्या बोलना है, जाने के टाइम 60 किलोमीटर ट्रैवल करूंगा और आने के टाइम 40 किलोमीटर में रुक जाऊंगा, कैसे रुकेंगे? समझ रहे क्या? यहाँ से अगर मैं जाता हूँ किधर भी, कोई मेरा डेस्टिनेशन है जो 60 किलोमीटर दूर है,
वापस अगर आऊंगा तो फिर मैं बीच में रुक जाऊंगा क्या? पूरा 60 मीटर ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। तो जो मैं जो पूरे 60 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो टाइम मुझे 1.5 घंटा लगेगा ना। 40 किलोमीटर के लिए 1 घंटा और 20 किलोमीटर के लिए आधा घंटा, तो टाइम ज्यादा लग रहा ना बेटा। अगर दोनों के लिए टाइम सेम होता तो फिर मैं एवरेज कर लेता। दोनों के लिए टाइम सेम नहीं है, समझे? अगर आप बोलेंगे कि भाई डिस्टेंस मेरा सेम है लेकिन टाइम मुझे ज्यादा लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली एवरेज स्पीड कम होते जाएगा ना, वैसे। ठीक है। इसके बाद में एक और पार्ट है इसके थ्योरी के अंदर, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। उसके पहले हमारे पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अगर हम लोग वीटी ग्राफ बनाते हैं ऐसा, तो हमारे पास में क्या है? ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और इसका एक्सेलरेशन होने वाला है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है क्या? इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। कैसी है? इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म, या फिर हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यही अगर ग्राफ ऐसा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, और अगर ऐसा है तो जीरो एक्सेलरेशन, है ना। देखो, ये है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव, ये एक्सेलरेशन जीरो, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है जीरो एक्सेलरेशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन का क्या होता है डेफिनेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जीरो। हम गिन क्या रहे कि कितने से चेंज हो रहा है। पहले 10 मीटर पर सेकेंड था, फिर 20 मीटर पर सेकेंड हुआ, लेकिन कितने सेकेंड में हुआ? वो है हमारा एक्सेलरेशन, है ना। अब आप बोल रहे कि 10 मीटर पर सेकेंड था पहले और अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो चेंज हुआ क्या? हमें चेंज गिनना था। चेंज इज जीरो, तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो। क्लियर? वही ग्राफ के अंदर सेम हम बोले तो किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा? ए का एक्सेलरेशन ज्यादा बी से, और बी का एक्सेलरेशन ज्यादा सी से। अब इसके अलावा एक पार्ट इसमें और था, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? तो अगर मैं बात करूं इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t, ऐसा अगर मेरा ग्राफ है, तो इसके अंदर का जो एरिया है मेरा, वो एरिया को मैं क्या बोलूंगा? ये एरिया जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? अगर आपको ग्राफ से सॉल्व करते आ गया तो बहुत ही अच्छा, आपके लिए बहुत इजी हो जाता। ठीक है, वरना हम काइनेमेटिक इक्वेशंस का तो इस्तेमाल करते ही है, बट अगर आपको ग्राफ से सॉल्व करते आए तो सबसे इजीएस्ट पार्ट इज यूजिंग ग्राफ। अब आपको डेरिवेशंस बुलाए क्या आएंगे एग्जाम में कि नहीं आएंगे? तो एक डेरिवेशन आप पक्का समझ के चले, टोटल 4 डेरिवेशन है, 3 काइनेमेटिक इक्वेशन का है और एक अपना एफ इज इक्वल्स टू एम ए सेकेंड चैप्टर के अंदर है। वो नहीं है? ठीक है, तो ये 3 डेरिवेशन एक बार अच्छे से देख लेते हैं। मेरे साथ लिखते चलो आप, ठीक है। थोड़ा स्पीड से लिखेंगे, मैं एकदम शॉर्ट हैंड लिखा के दूंगा, बाकी पूरे स्टेटमेंट्स आपने लिखना है एग्जाम के तौर पर। ठीक है, देखो पहला जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये अपने को डिराइव करना है। इसके लिए ग्राफ सबके लिए सेम है, u v t। ठीक है, अब हमारे पास में स्लोप क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। स्लोप क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। y में क्या है मेरा? v माइनस यू, और x में क्या है मेरा? t। और स्लोप क्या होता है? ये स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस सॉरी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो at इज इक्वल टू v माइनस यू, u प्लस at इज v, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस
इस तरीके से हम लोग उसको जो है डिराइव करते हैं। लिख लो। आपने बाकी इसमें स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करना है। फॉर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v, है ना, टाइम t, एक्सेलरेशन a, फिर बाकी अपन जो भी लिखना है अपन स्टेटमेंट्स में लिख देंगे। और आपको अगर बोलते हैं कि नहीं करके ऐसे डायरेक्ट u और v और t नहीं चलता है, आपको अगर लिखना है कि o a o b, अगर ऐसा लिखना है बोला है नाम लेकर के, तो आपने वैसा लिखा। चलिए आगे। कोई अगर मुझे बोलता है कि भाई अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड्स। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेस 24 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? इसका मतलब क्या है? रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी इज, फाइनल वेलोसिटी इज, एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन, या फिर आपको ये यूज करना है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन का जो यूज है वो डायरेक्ट फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है तो अपन डायरेक्ट उसको यूज करो। एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही इस्तेमाल करेंगे। ये कितना आएगा? 24 माइनस 0 अपॉन 6, 24/6, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, है ना। आपको ये एमसीक्यू में भी आ सकता, नॉर्मल सॉल्विंग के लिए 2 मार्क के लिए भी आ सकता। ये क्वेश्चन आपको आएगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ समझना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इज 0, 6 सेकंड के बाद यहां पहुंच गया। अब इसका अगर ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग? जीरो मतलब कि रेस्ट से स्टार्ट करा है और कहां तक पहुंच गया है? 24 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गया है। कितने सेकंड्स में पहुंचा है? 6 सेकंड्स में पहुंचा है। क्लियर है ये? पक्का। अब अगर मुझे पूछता है कोई कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो उसके लिए हमारे पास है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला कितना? 4, टाइम कितना था? 6 का स्क्वायर, ये 1 जा ये 2 जा, तो 2 इंटू 36 कितना होगा? 72 मीटर्स। और वही मैं आपको कैसे बता रहा था? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द। अब इसका जो एरिया आप निकालोगे, ये क्या दिख रहा है मुझे? एक ट्रायंगल दिख रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस हाइट। इसमें बेस क्या है? 6, हाइट क्या है? 20, 1 जा 12 जा 12, 6 जा। हमने ज्यादा से ज्यादा ये मेथड करने की कोशिश करी थी लास्ट टाइम। रीजन ये है कि काइनेमेटिक इक्वेशन तो आप डेफिनेटली यूज कर ही सकते हैं, लेकिन अगर ग्राफ आपको समझ में आता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। समझ रहे क्या आप? है ना, पक्का। अब हम लोग क्या करते? सेकेंड जो काइनेमेटिक इक्वेशन है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसका डेरिवेशन ले, क्योंकि सेकेंड और थर्ड डेरिवेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है जो आने लायक है। उसके अंदर दोनों में अपने को एरिया निकालना है। यू आगे। उसमें भी वही है हमारे पास में, u से लेके तो v तक चलेगा, टाइम है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? एरिया अंडर वी टी ग्राफ, बराबर। एक है 1, एक है 2। अब एरिया की बात करें तो एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और एरिया ऑफ ट्रायंगल।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ क्या है? हाँ, क्या है लेंथ इधर? यहाँ पर लेंथ है हमारे पास में टी, और ब्रेथ कितना है? यू। तो आप बोलो लेंथ इंटू ब्रेथ, यू इंटू टी, यू टी। अब मैं बात करता हूं ट्रायंगल के एरिया की। इसमें बेस तो टी हो गया, लेकिन हाइट कितना है? वी तो पूरा था, वी माइनस यू। वी क्या था? पूरा था। उसमें से ये पूरा वी था, इसमें से इतना पार्ट आप निकाल दो तो क्या बचा? वी माइनस यू। हमें पता है कि भैया, आपने पहले ही बताया है हमको कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v माइनस यू का वैल्यू क्या है? इसको यहां पे डालेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हो गया हमारा डिराइव। थोड़ा स्पीड से लिख लो। शॉर्ट हैंड और थोड़ा स्पीड से लिखेंगे, और हो सका तो मेरे साथ साथ लिखने का कोशिश करो। हाँ, समझा बरोबर? पक्का? अब हमारे पास में ऐसा ही है तीसरा वाला, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। चले आगे, लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में ये जो था, ये वाला पार्ट था, ये v माइनस यू जो है ना, उसको हम लोगों ने क्या करा है? रिप्लेस करा। v माइनस यू को क्या करा? रिप्लेस करा। किससे रिप्लेस करा? ए टी से रिप्लेस करा। डन। चलते आगे, देखो। अब इसके बाद अपने पास में थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन जो है, उसका डेरिवेशन भी सेम है। मतलब क्या? ग्राफ तीनों के लिए भी सेम है। एस का मतलब क्या है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब यहां पे सिर्फ एरिया लेना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। किसका लेना है एरिया? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ये ट्रेपेजियम जो है आपको ऐसा दिखेगा, जिसमें ये दो आपके पास में पैरेलल साइड्स है। कौन से? एक ये और एक ये क्या है आपका? पैरेलल साइड है। और आपके पास में ये जो है वो क्या होगा? आपका हाइट हो जाएगा। हाइट। आपने ट्रेपेजियम जो है वो ऐसे देखे हुए है, बराबर? ये ऐसा पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड्स ऐसे उल्टा कर दिया आपने उसको। आए समझ में? अब जब आगे चलता हूं मैं इसमें, तो मैं ये बोलूंगा
कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाफ इंटू पैरेलल साइड्स जो है उसका सम चाहिए। सम में क्या है, ये वाला पार्ट क्या है v और ये क्या है u, और हाइट कितना है, हाइट कितना है। अब वापस से हम बात करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो v माइनस यू का वैल्यू क्या है, तो फिर v माइनस यू अपॉन ए का वैल्यू क्या है, t। हाँ, v माइनस यू का वैल्यू क्या है, v माइनस यू का वैल्यू 80 है, तो v माइनस यू अपॉन ए का वैल्यू क्या है, t। ये क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन में कहीं पर भी टाइम नहीं है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए ऐसे ना, तो टाइम को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप देखो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन में भी फर्स्ट का इस्तेमाल किया अपन ने, और इसमें भी अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अंदर बी माइनस यू को रिप्लेस किया था, इसमें बी प्लस यू को रिप्लेस कर रहे हैं, वी प्लस यू सॉरी टाइम को रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन, ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, वहां पे गया तो टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस, दैट इज नथिंग बट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। देखो थोड़ा स्पीड से लिखना सिर्फ, है ना। तो ये अपने यहाँ पे तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस हो जाते कंप्लीट, और यही तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन के डेरिवेशन कंप्लीट। अब इसके ऊपर कुछ तीन चार क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के जो इंपॉर्टेंट लगते हैं अपने को, वो ले लेते हैं। थोड़ा अपन 11:15 तक के कंटिन्यू करेंगे, 11:15 तक के हो जाता है। सेकंड चैप्टर में हम लोग क्या क्या है, बस फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, थर्ड लॉ नहीं है। तो सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल्स तो है ही ना, फिर एफ इजिकल टू एम ए वाले न्यूमेरिकल्स होंगे, वो तो बहुत ईजी है। डन, चलिए आगे। अब इसके बाद में एक है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हो आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर। और उसमें होता क्या है, हर मोमेंट पे डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होता है, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो वो किस में है, एक्सेलरेशन में है। बोलो, एक मिनट।
देख, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सेड टू बी इन एक्सेलरेटेड मोशन। इसको बंद कर दो। आपको एक एमसीक्यू या फिर थ्योरी का क्वेश्चन जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए आता, हम उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हर मोमेंट पे डायरेक्शन क्या होता है? चेंज। और ये डायरेक्शन जो है इसको नाम दिया है टेंजेंशियल डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है ये? टेंजेंशियल डायरेक्शन है। और ये डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? चेंज होता है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आप बोलते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होने के दो तरीके हैं, या तो आपका मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड चेंज हो, या तो आपका डायरेक्शन चेंज हो, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज, एंड वी नो चेंज ऑफ वेलोसिटी लीड्स टू एक्सेलरेशन। देयरफॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेड टू बी इन एक्सेलरेटेड मोशन। आपको अगर एमसीक्यू में आया कि आप बताओ कौन सा वाला एक्सेलरेटेड मोशन है? मेरी गो राउंड है क्या? हाँ है। सैटेलाइट घूमता हुआ है क्या? हाँ है। कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में अगर है तो वो एक्सेलरेशन में। क्लियर? पक्का? अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो एक पूरा सर्कल कंप्लीट किया तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। लेकिन एक्सेलरेशन है, स्पीड है कांस्टेंट, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन है। आए समझ में? ये सब कुछ खेल किसका है? डायरेक्शन का है यहां पर। अब आते हैं हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन के, जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है केस बेस्ड का इस चैप्टर का। आपको शायद पिछले एग्जाम में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो ये एग्जाम में आएगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वो बोलते बताओ कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहां पर है? ओ से लेके ए। एक्सेलरेशन जीरो कहां पर है? ए से लेके बी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। निगेटिव है बी से लेके सी, इक्वल टू जीरो कहां पर है? ए से लेके बी। और ग्रेटर देन जीरो कहां पर है? ओ से लेके। और अगर गलती से इसमें वैल्यूज दे दिए तो वो एक आधा वैल्यू पूछ लेंगे मुझे, है ना? बोला कि बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का वैल्यू क्या है? 6 से लेके 10 के बीच में 4, और ये पूरा 14, और हाइट कितना है हमारे पास में? 20। आया क्या समझ में? पक्का? ये है दो पैरेलल साइड्स, और ये है हमारा हाइट, बराबर। हाफ इंटू 28 इंटू 20, 1 जा 10 जा, तो ये हो गया 280 मीटर्स। क्लियर है? लास्ट टाइम भी आया था ये, ऐसा है ग्राफ आप एक्सपेक्ट करें फिर से, है ना? हाँ, बस इसमें क्या हो जाएंगे, एक चीज एक्स्ट्रा, वो बोलेंगे गाड़ी है उसका वजन है 1500 किलो, और अब बताओ कि ए तक जाने के लिए उसको कितना फोर्स लगेगा? हाँ, क्या बोल रहा है? ओ सॉरी, हाँ वो गलती कर दी, 18 है। वो उतना मिस्टेक हो गया मेरे से, गाई गाई में, फ्लो फ्लो में निकल गया। ठीक है, अब अगर मुझे कोई पूछता है कि फोर्स कितना लगेगा 1500 किलो गाड़ी पे जीरो से लेके ए तक जाने में, तो क्या करना है आपको? जीरो से ए में बनाना है, एक्सेलरेशन कितना है और उसको मास से मल्टीप्लाई कर देना।
सेकेंड चैप्टर में जो आपको क्वेश्चन आने वाले वो सारे कैसे हैं, मास वो देंगे, आपको सिर्फ एक्सेलरेशन ढूंढना है और मास से मल्टीप्लाई करना। मतलब यही क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर के लिए पूछा तो कैसा पूछेंगे, फाइंड फोर्स फॉर गोइंग फ्रॉम 0 टू ए या ओ टू ए। अगर एक कार जो है ए पोजीशन पे आ चुकी है तो उसको कितना फोर्स लगा है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, 20 माइनस 0 अपॉन 6, 20 अपॉन 6 मीटर पर सेकेंड, और फोर्स का है मास इंटू एक्सेलरेशन 1500 इंटू 20 अपॉन 6, 6 2 12, 3 0 30, तो 5 0 इंटू 20, 500 और 1000 न्यूटन, 5000 न्यूटन का फोर्स लगेगा उसको कहां से कहां जाने में, रेस्ट से लेकर तो ए तक पहुंचने में। आए समझ में? क्लियर है? हाँ हाँ, अपने मालूम है ना 1500 है, मतलब कट हो जाएगा। आपने पहले भी कट किया चलता, जब तक कि अपने को डायरेक्ट एक्सेलरेशन फाइंड करने को नहीं बुलाया तब तक अपन डेसिमल में क्यों बना। अगर मुझे आएगा ना, इसलिए बोल, आपको जो पूछा है उसी के साथ मल्टीप्लाई करके फाइनल स्टेप में आंसर को आप स्मॉल कर, रिड्यूस कर, उसके पहले ना करें, है ना? क्लियर है ये? पक्का? ठीक। एक क्वेश्चन आपको थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस देता हूं मैं। अगर आपको बोला है कि मोटर बाइक स्टार्टिंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड and constant acceleration stops after 98 meters, find the acceleration and time taken। अब stops after 98 मीटर मतलब फाइनल वेलोसिटी इज v square is equal to u square plus 2a, 0 square is equal to 28 square plus 2a into 90, 28 का स्क्वायर कितना, बोलो। 784, ये इधर आया तो माइनस 784 अपॉन 2 इंटू 98 इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो 14 के टेबल में दोनों जाएंगे क्या, हाँ जाएंगे। 14 7 जा, 14 5 जा 70, 8 84 तो 6 जा, 7 1 जा 7 8 जा, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। और अब टाइम पूछेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, 0 इज इक्वल टू 28 माइनस 4t, इधर आया तो 4t इक्वल्स टू 28, तो t का वैल्यू 7 सेकेंड्स। इस टाइप का एक आधा क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना? इसको कोई कोई लोग v इक्वल टू यू प्लस 80 पहले लेने की कोशिश करते, लेकिन एक्सेलरेशन है नहीं तो कैसे निकालेंगे आप, ना एक्सेलरेशन है ना टाइम है, तो आप ना फर्स्ट को यूज कर सकते ना सेकंड को यूज कर सकते। ये टिपिकल क्वेश्चन है जो थर्ड से ही यूज होगा या थर्ड से ही सॉल्व होगा, वरना मैक्सिमम क्वेश्चंस में होता क्या है कि अपन जो है पहले देते हैं फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, चलिए आगे। आपको एवरेज स्पीड के लिए अगर टोटल डिस्टेंस के लिए अलग अलग डिस्टेंसेस दिए हैं, अलग अलग टाइम दिए, वो आपको आता है, सब डिस्टेंस को ऐड करना अपॉन सब टाइम को ऐड करना, डिवाइड कर लेना।
है ना। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम नहीं दिया है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम नहीं दिया है, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी v1 प्लस v2 बाई 2 और फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन, क्लियर है, आइदर v1 प्लस v2 बाई 2 और v प्लस u अपॉन। दो फॉर्मूले अपन ने स्पीड के लिए भी देखा, एक फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला किसके लिए देखा, वेलोसिटी। एवरेज स्पीड के लिए अगर स्पीड दिए तो 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, और एवरेज वेलोसिटी दिए तो v1 प्लस v2 अपॉन 2 या v प्लस u अपॉन। इसमें सारे क्वेश्चन में एक चीज और याद रखना है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। याद रखने के लिए, बड़े को छोटा करना है तो छोटे से मल्टीप्लाई, और छोटे को बड़ा करना है तो बड़े से मल्टीप्लाई। क्लियर। आपको क्वेश्चंस कैसे आते कि भाई एक बस है आपकी जो 54 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही थी, और 36 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई है ब्रेक लगाने के बाद इन 36 सेकेंड्स। फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, 54 इंटू 5/18, 18 वन जा 18 थ्री जा, तो ये 15 मीटर पर 36 किलोमीटर पर आवर, 36 इंटू 5/18, 18 वन जा 18 टू जा, तो 5 टू जा 10 मीटर पर सेकेंड। फिर एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, 10 माइनस 15 अपॉन 36 माइनस 5/36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको डेसिमल में निकालना होगा, एक या दो प्लेसेस तक आपने उसको निकाल लेना। आए समझ में, पक्का। ये आएंगे क्वेश्चन आपको, अगर आया तो करते हैं, इजी है एकदम। ठीक, तो आपके पास में जो क्वेश्चंस है, आपको क्या याद रखना है, अगर तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं तो रेस्ट का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, कम्स टू रेस्ट का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी जीरो, ब्रेक लगाए तो फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो, है ना। अगर बोला कि ग्राफ बनाना है ब्रेक के लिए, 20 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही थी, 6 सेकंड में गाड़ी रुक गई, ट्वेंटी मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही थी, 6 सेकंड में गाड़ी रुक गई। आए समझ में, पक्का। अब आते हैं हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे, है ना। अब अपने पास में जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, फोर्स के बारे में आपको काफी सारी चीजें पता थी ऑलरेडी, है ना। फोर्स हमको पता है क्या क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज मेनी थिंग्स, कैन चेंज शेप, साइज, स्पीड, है ना। किसी को मोशन, रेस्ट से मोशन में ला सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है, चलती हुई स्पीड को चेंज कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है, साइज को चेंज कर सकता है। ये सब हमारे पास फोर्स कर सकता है। फोर्स अपने आप में क्या था, पुश और, इसमें हमारे पास वैसे तो बहुत टाइप के फोर्सेस होते थे, मैकेनिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मतलब जो भी एनर्जी को रिलेट कर दिया तो वो फोर्स होता था। लेकिन हमें जो ध्यान में रखना है यहाँ पर, वो कौन सा फोर्स है, बैलेंस्ड या फिर अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और ये हमारे पास में कब आते हैं, जब एक ही ऑब्जेक्ट पे दो या ज्यादा फोर्सेस एक्ट करते हैं, तब हम लोग जो है बैलेंस या अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात करते हैं। अगर इसके ऊपर यहाँ पे से 10 न्यूटन और यहाँ पे से 10 न्यूटन, तो ये हो गया बैलेंस फोर्स, नेट फोर्स विल बी जीरो। इधर 10 न्यूटन, वापस 10 न्यूटन, तो हो गया 20 न्यूटन, बराबर। ये कौन सा फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। इसी के ऊपर से हमने जो है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन
स्टार्ट किया था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी स्टार्ट किया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था वो किसका था? लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या है? ये बेसिकली एबिलिटी टू चेंज, एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, और वो रहेगा भी कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता है तब तक। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? an object will continue to be at rest or in uniform motion unless and until an external unbalanced force acts on it। आया क्या समझ में? पक्का? देखो, इसके लिए जो है एग्जांपल्स हमें बहुत सारे दिए हैं इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया जो है तीन टाइप्स का है हमारे पास। एक है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हमारे पास में जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए हमारे पास एक एग्जांपल था क्या? कि गाड़ी जो है अपने पास बस में आप बैठे, एकदम से गाड़ी एक्सेलरेट कर दी तो आपको लगेगा कि आपको लगा बस धक्का पीछे। कैसे? क्योंकि आपकी जो बॉडी है पूरी की पूरी वो दो भाग में डिवाइड कर दी जाएंगी, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। नीचे वाली जो बॉडी है बस के टच में है वो भागेंगी आगे, ये रहेंगी इधर, तो आपको लगा कि आपको धक्का लग रहा पीछे। वही अगर हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? आपकी जो लोअर बॉडी है दैट इज इन टच ऑफ बस, तो वो जो है वो रुक जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी? रुक जाएंगी। लेकिन अपर बॉडी जो है वो आगे जाएंगी, तो हमको क्या लगेगा? किसी ने धक्का दिया है ना। वी फील दैट वी आर बीइंग पुश्ड फॉरवर्ड्स। जब एक्सेलरेट करा तो वी विल फील दैट वी आर बीइंग पुश्ड बैकवर्ड्स। वही डायरेक्शन चेंज करने के समय अगर हम लोग ऐसे बस में जा रहे सीधे और गाड़ी ऐसे टर्न करी तो हमें क्या लगेगा? हमको पुश करा जा रहा है इधर। क्यों? अगेन लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी, लोअर बॉडी इज इन टच विथ बस, तो लोअर बॉडी जो है वो जाएगी इधर, लेकिन अपर बॉडी है वहीं पे रहेगी। तो आधी बॉडी यहीं पर है, आधी बॉडी यहां चली गई, तो अपने को लग रहा है कि अपने को किसने धक्का दिया? इधर। वैसे ही अगर हम लोग इधर टर्न करने के बजाय इधर टर्न करेंगे तो अपन यहाँ पे पुश होते। These are all examples of inertia। इसमें हमें और एग्जांपल्स क्या दिए हैं भाई? कैरम के गोटे अपन ऐसे जमाते और फिर अगर इसके ऊपर अपन ने स्ट्राइकर से जोर से मारा अगर, तो क्या होगा? ये दोनों निकल के बाहर आ जाएंगे। ऊपर वाले जो है दे आर इन रेस्ट, दे विल ट्राई टू बी इन रेस्ट, तो वो वही पोजीशन को कैच कर लेते हैं। अगर स्लो रहेगा तो ऐसा होगा। वही अपने पास में लीव्स होते हैं पेड़ के, अगर झाड़ को जोर से हिलाया तो क्या होगा? वो जो पत्ता है हमारा ये वाला झाड़ के डाल पे वो यहीं पे रहेगा, इट विल ट्राई टू बी एट रेस्ट। तो ये हल गया तो इट विल गेट डिटैच्ड, इट विल गेट डिटैच्ड। वही अगर अपने पास में मैट है एक, मैट को अगर अपन ने ऊपर नीचे करा तो ये 10 पार्टिकल यहीं के यहीं रह गए हवा में। पहले मैट ऊपर था फिर नीचे आया, तो मैट के 10 पार्टिकल जो है वो स्टेशनरी है, दे विल कीप और दे विल ट्राई टू बी एट रेस्ट। वो नीचे ले गया मैट तो उससे धूल क्या हो गई? अलग। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? इनर्शिया। सारे एग्जांपल्स किसके हैं? तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर भारी लगता है तो किसके वजह से लगता है? इनर्शिया के वजह से। हल्का लगता है तो किसके वजह से लगता है? इनर्शिया की वजह से। क्लियर? एग्जांपल समझ में आए सारे? पक्का? अब आते हैं अपन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है हमें? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है जिसको बोलते हैं हम लोग मोमेंटम, P, विच इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? केजी और मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर। मोमेंटम बेसिकली क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट भारी है अगर और उसका स्पीड ज्यादा है
तो उसको रोकने के लिए फोर्स ज्यादा लगता है, ये हमें नॉर्मली पता है, बराबर। हम क्या कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए उसका मोमेंटम चेंज कर रहे हैं। अपन जितने जल्दी उसको रोकेंगे उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा, और जितना धीरे धीरे रोकेंगे उतना फोर्स, मतलब ये है कि मोमेंटम का जो चेंज है वो कितने फास्ट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फोर्स कितना ज्यादा है, बराबर। अब मान लो कि जैसा आपने बता दिया ना, साउथ इंडियन पिक्चर में एक कार आ रही एकदम स्पीड से और वो ऐसा कर देगा, डायरेक्ट कार रुक जाती, बराबर। ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसने ऐसा कर भी दिया ना तो वो कार जो है उसको तोड़ के चली जाएंगे आगे। क्यों? इनर्शिया की वजह से। आप देखो कभी एक्सीडेंट हुआ कोई गाड़ी का तो क्या होता, जो अपने पास ऐसे बाइकर रहता ना, और ये अगर कार है, इसको अगर उसने ठोका तो कार, ये गाड़ी जो है ऐसी टॉपल हो जाती। क्या होती है ऐसी टॉपल? क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट हाफ जो है आपका वो तो रेस्ट पे आ गया, लेकिन जो आपका पीछे वाला सेकेंड हाफ है इट इज ट्राइंग टू बी इन मोशन ओनली, इसके लिए वो आगे आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, अगर उसको रोकना है एकदम से जल्दी तो उसको फोर्स बहुत लगाना पड़ेगा, ताकत बहुत लगेगी। वही अगर उसको धीरे धीरे करना है तो क्या करेगा, ऐसे धीरे धीरे पीछे आते 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 उसको रोक सकता है। तो मोमेंटम का जो चेंज है वो जितना फास्ट आप करोगे उतना फोर्स आपको ज्यादा लगेगा, जितना मोमेंटम का चेंज आप स्लो करोगे उतना आपको फोर्स कम लगेगा। तो फोर्स के लिए बताया गया कि फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बेसिकली इज इक्वल टू तो बाद में आया, हमने पहले बोला इट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस इज व्हाट इज माय सेकेंड लॉ। फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसको बोला अपन ने फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। रेट बोला तो क्या होता है, हमेशा डिवाइड बाय टाइम। तो ये हो गया फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, प्रोपोर्शनल टू m कॉमन v माइनस u अपॉन t। तो ये हो गया प्रोपोर्शनल टू m a। फिर f इज इक्वल टू k m a, यहाँ पे k का वैल्यू 1 तो f का वैल्यू, इसमें 1 न्यूटन मतलब 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको यूनिट डेफिनेशन आ सकता है, वो बोलेंगे कि 1 न्यूटन का फोर्स जो है उसको डिफाइन करें। कैसे होगा डिफाइन? अगर 1 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है उसको आपने फोर्स लगाया और वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन में आ गया तो फोर्स कितना लगा? 1 न्यूटन। इसको बोलते हैं यूनिट डेफिनेशन, 1 मार्क के लिए आ सकता है। 1 न्यूटन फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा? इफ ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg accelerates by 1 meter per second square then the force required is 1 न्यूटन। क्लियर है? पक्का? जैसे आपको बोलते हैं कि भाई टेनिस बॉल है लेदर बॉल है, दोनों को एक ही स्पीड से फेंका तो बताओ कौन से ज्यादा डैमेज करेगा? लेदर बॉल, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, वेलोसिटी सेम है, तो उसका मोमेंटम ज्यादा है। ज्यादा मोमेंटम को जीरो पे लाने के लिए कम समय में ज्यादा फोर्स, कम मोमेंटम को जीरो पे लाने के लिए कम फोर्स। क्लियर है ये? अगर आपका वेलोसिटी सेम है और मास अलग अलग है तो मोमेंटम अलग अलग होगा। वेलोसिटी सेम है, एक का मास ज्यादा एक का मास कम, तो इसका मोमेंटम ज्यादा। मास सेम है, एक का वेलोसिटी ज्यादा है एक का वेलोसिटी कम, तो इसका मोमेंटम ज्यादा। क्लियर? पक्का? अगर आपको कोई बोलता है कि भाई 10 न्यूटन का फोर्स 5 किलो पे लगाया है, बताओ एक्सेलरेशन कितना, तो निकालते आएगा 10 न्यूटन का फोर्स 5 किलो पे लगाया है, F इज इक्वल टू एम ए, तो 10 इज इक्वल टू 5 ए का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे सिंपल क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। फिर वो बोलेंगे अच्छा अगर मैंने ऑब्जेक्ट को बदल दिया तो और फोर्स उतना ही लगाया तो बताओ क्या होगा? ऑब्जेक्ट को बदल दिया मैंने, मास कर दिया 10 kg और फोर्स अभी 10 न्यूटन का ही है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करें। कभी कभी बोलेंगे कि दो ऑब्जेक्ट एक साथ में है, एक 5 kg का एक 6 kg का, और अब उसको एक साथ फोर्स लगा दे,
बताओ एक्सेलरेशन कितना, तो उसमें 5 + 6 11 हो जाएगा। तभी उसके अंदर बोलेंगे कि भैया ये साइड में फोर्स 10 न्यूटन का लगा रहे हैं और हमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, बराबर, और ऑब्जेक्ट का मास इज 5 kg, बताओ एक्सेलरेशन कितना। तो पहले क्या निकालना होगा आपको, नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना होगा, 8 न्यूटन का। फिर आप बोलेंगे F इक्वल्स टू एम ए, 8 इक्वल्स टू 5 इंटू ए, 8/5 इक्वल्स टू ए, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी योर एक्सेलरेशन। समझा क्या? हाँ, इतना पार्ट आपको है, सेकेंड लॉ के आगे नहीं है तो आपको इतना ही पार्ट है। अब इसमें आपको अलग अलग तरीके से एक्सेलरेशन पूछेंगे, कैसे, जो अपना प्रीवियस चैप्टर था कि भाई एक गाड़ी को ब्रेक लगाया, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था, 10 सेकेंड में रुक गई गाड़ी, बताओ फोर्स कितना लगा। तो क्या करेंगे आप, एक्सेलरेशन निकालेंगे, मास से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, मास से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको जो भी सॉल्व एग्जांपल आप देखोगे तो उसमें वही करना है, एक्सेलरेशन निकालना है और मास से मल्टीप्लाई करना है, एक्सेलरेशन निकालना है मास से मल्टीप्लाई। आया क्या समझ में? आप लोग एक बार क्वेश्चंस ट्राई करते, जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है आपके, सॉल्व एग्जांपल जो भी है F इक्वल्स टू MA वाले, वो एक बार आप ट्राई कर लो, फिर उसके बाद लगता है तो अपन डाउट्स लेते। फिर थ्योरेटिकल पार्ट जितना था, जितना अपने को आने वाला है एग्जाम में, वो सब अपने एक बार क्विक रिवीजन अपन ने कर लिया। ठीक है, अब और इसमें कुछ चाहिए तो फिर आप मेरे को बोलो। आप लोग एक बार अभी एग्जाम्पल सॉल्व करके देखो, जो आपको नहीं समझ में आते फिर आप वो मुझे पूछ सकते हो। अभी अगर सॉल्व करने का आपके पास में है टाइम तो आप सॉल्व कर लो, है ना, और नहीं तो फिर अगर आप